Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि हम यहाँ पर चुनाव नतीजों की सांख्यिकी के विश्लेषण में बहुत ज्यादा नहीं पड़ेंगे। इन परिणामों के निहितार्थ क्या है, मायने क्या है, स्टेट की पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स पर इनका क्या असर होगा, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के फेलो राहुल वर्मा। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इलेक्शन रिसर्चर आशीष रंजन, आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष पहले CSDS और इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं नौजवान पत्रकार राजदीप सरदेसाई। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है नेतानगरी में। थैंक यू, धन्यवाद। और राजदीप की सेवाएं आज कुछ ज्यादा ली जाएंगी, क्योंकि इस चुनावी चर्चा के बाद हम महाराष्ट्र की तरफ रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण पर जो फैसला आया है, उसके बाद वहां का राजनीतिक तापमान जो बढ़ा है, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं नेतानगरी का ये पहला सेगमेंट। और पहला सवाल मेरा आशीष रंजन जी आपसे है, इलेक्शन रिसर्चर। हम लोग अभी शूट शुरू करने से पहले भी ये बात कर रहे थे, उसी बातचीत को कैमरे पर आगे बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों रहा कि ज्यादातर पत्रकार, जिसमें लल्लन टॉप के पत्रकार भी शामिल हैं, हमारे साथी प्रशांत मुखर्जी, हमको ज्यादातर जगह या तो कड़ा मुकाबला दिख रहा था, कुछ लोग बीजेपी को लीड बता रहे थे, कुछ लोग टीएमसी को लीड बता रहे थे, लेकिन जिस तरह का चुनाव परिणाम आया, एक स्वीपिंग विक्ट्री, उसके बारे में कोई अंदेशा नहीं लगा पा रहा था। जबकि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जमीन पर टीएमसी के प्रति नाराजगी दिख रही थी। ममता बनर्जी के प्रति नाराजगी उतने परिमाण में, उतने अनुपात में नहीं थी। टीएमसी की लोकल लीडरशिप, करप्शन और राजनीतिक हिंसा, ये मुद्दे थे। और चुनाव परिणाम आने के बाद भी मैं ये कहूंगा कि ये मुद्दे हैं, और इनके साथ टीएमसी को, ममता बनर्जी सरकार को डील करना पड़ेगा। और राजनीतिक हिंसा का मुद्दा तो हमें 2 मई की मतगणना के बाद भी दिख रहा है। आशीष, कहां पर सांख्यिकी फेल हुई, ऑब्जर्वेशन फेल हुआ आपके हिसाब से? बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी कि एक तो लल्लन टॉप पे मुझे इस डिस्कशन के बुलाने के लिए, राजदीप सर और राहुल जी के साथ। दूसरी बात, जो आप पहले कह रहे थे कि सांख्यिकी का यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपके इस सवाल का सांख्यिकी में बहुत सारा आंसर है जी। वो ये है कि अब देखिए 2019 एक प्लेटफॉर्म बन चुकी थी बीजेपी के लिए, क्योंकि वो 10% या 17% की पार्टी नहीं रही थी, वो 40% की पार्टी हो गई थी। और टीएमसी और बीजेपी के बीच में मात्र 3% का फासला था। और यहाँ से इंक्लूडिंग मैं अपने 2 कोलीग नीलांजन सरकार और भानु जोशी के साथ बंगाल में था, असम में भी था, बंगाल में भी था। तो हमारे लिए बड़ा जो मोटा मोटी हम एक चीज देखने की कोशिश करते हैं कि जो रिसेंट, मतलब पास्ट, जो सबसे पिछला इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन से पार्टियों का वोट शेयर में क्या इजाफा हो रहे हैं या क्या घटाव हो रहे हैं, कितना बदलाव हो रहा है बेसिकली। और जो जमीन पे, और मैं सच्चाई से कहूं कि मैं खुद कह रहा हूं कि जो मोटा मोटी जो हमें लग रहे थे, मैं जंगल महल के एरिया में भी करीब मार्च के लास्ट में ही चला गया था, क्योंकि असम में इलेक्शन थे। और उसके बाद फिर जब हम इस तरफ गए थे, तो 2 चीज क्लियरली हम लोग को मैं अपनी बात कहूं तो नहीं लग रहा था कि वो ये कि दोनों पार्टियां, टीएमसी और बीजेपी, कोई बड़ा वोट लॉस हो रही है उनकी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि अमूमन 2019 के बाद देखिए, हालांकि 2014 के बाद ही ट्रेंड है, लेकिन 2019 के बाद के इलेक्शंस में बीजेपी मोर और लेस स्टेट इलेक्शंस में एक बड़ा चंक, जो मिनिमम महाराष्ट्र में 8% गिरी थी उनकी वोट, वो गिरते रहती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये चीजें तय थी कि वोट शेयर के रूप में ये क्लोज इलेक्शन होगा। अब बड़ा सवाल, जो मिस्टेक हुई, हम लोग से भी हुई, वो ये कि टीएमसी 5% का गेन करेगी। आपने आधी बात तो आपने कहा कि नो डाउट टीएमसी के प्रति नाराजगी थी, लेकिन ममता बनर्जी के प्रति नाराजगी नहीं थी। वो कट मनी वाली बात, वो एंटी इनकम्बेंसी वाला, ये सब सारी बातें सही थी। एक्चुअली कई बार क्या होता है इलेक्शंस में, हम जो चीज नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, जिस पार्टी की जीत, हर चीज वही बात करते हैं और बाकी चीजों को भुला देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा मुद्दा नहीं था। लेकिन दरअसल ऐसी बात नहीं थी। मुझे भी लगता है, और मुझे लगता है कि जो भी लोग गए और जो भी जिस तरीके के अपने अपने एनालिसिस दे रहे थे, वो मोर और लेस बातें थी
ही ग्राउंड पे। हाँ, उसका एक्सटेंट क्या होता है कि थोड़ा चीज कम हो जाता है, थोड़ा चीज ज्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल SC ST वोट को लेके बहुत हिंदुत्व, सवर्टन हिंदुत्व की खूब सारी बात हुई। तो ऐसा नहीं कि अब रिजल्ट आने के बाद सवर्टन हिंदुत्व या जो SC ST उभार की बात हो रही थी बीजेपी के सपोर्ट में, सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल ऐसा नहीं, उसका एक्सटेंट थोड़ा लो रहा। जो SC ST वोट जो 2019 में जिस लेवल पे बीजेपी को वोट किए थे, अगर CSDS की आंकड़े, लोकनीति CSDS के कल द हिंदू में छपे हैं वेस्ट बंगाल में डिटेल में, जो कि सबसे रिलायबल पोस्ट पोल डेटा है और डिटेल में है, उसके बिलीव करें तो हर सेक्शन में, और खासकर जो SC ST जो बड़ी उम्मीद बंधी थी बीजेपी की, वो वहां पे एक बड़ा डिक्लाइन हुआ है। नो डाउट बीजेपी SC के वोट में अभी भी वो लीड कर रही थी, लेकिन वो डिक्लाइन हुआ था। दूसरी चीज जो विमेन वोटर की है, वो हर लोग बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है मोर और लेस सब लोग कन्विंस थे कि ममता बनर्जी को विमेन वोट का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये 13% का गैप रहेगा विमेन वोट में बीजेपी और TMC का, वो एक बड़ी चीज थी। आशीष, पहले ये गैप मेरे ख्याल से 6 से 7% का था, तो ये गैप बढ़ा है। CSDS के हिसाब से ये गैप कम हुआ है। मेरा सवाल ये है कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले महिला वोटरों के बीच ममता बनर्जी की अपील बढ़ी है, TMC का वोट शेयर बढ़ा है या घटा है 19 के मुकाबले? ये बढ़ा है। अगर CSDS के आंकड़ों में करें तो 2019 में तकरीबन 2016 में 48% था, 42% मेल, 48% फीमेल। अगर यहाँ की बात करें तो फीमेल का जो वोट है वो 50% तक बढ़ गया, यानी 2% का इजाफा हुआ। लेकिन मेल और फीमेल का जो गैप है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ, जो पहले 2016 में 6% का था, वो कम होके 5% पे चला गया। मेरा सवाल ये था कि बीजेपी और TMC के बीच जो महिला वोटर्स के सपोर्ट का फासला है, वो 2019 के मुकाबले घटा है या बढ़ा है? वो शायद राहुल, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आशीष थोड़े से कंफ्यूज है। नहीं, तो महिला वोटर 2019 CSDS वो जो सोर्स है उसके हिसाब से घटा है। मतलब जो कल उन्होंने हिंदू में जो पब्लिश करा, जो पहले गैप 6% था वो 4% है। देखिए, आई थिंक मैं आशीष के सवाल को दो छोटी बातें कहना चाहूंगा। पहली तो भारत के चुनाव की खूबसूरती यही है कि हर बार मेरे जैसे, आप जैसे और राजदीप जैसे और आशीष जैसे लोग जाएंगे, कई बार हम सही से पकड़ पाएंगे चुनाव को और कई बार नहीं पकड़ पाएंगे। यही हमारे चुनाव की सबसे खूबसूरती है कि ये अनप्रिडिक्टेबल रहता है। ये इसका सबसे बड़ा कारण ये कि आप जैसे बंगाल में क्या हुआ, अगर आप कल हिंदू में जो CSDS का पूरा एनालिसिस छपा है उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ। जब आप ग्राउंड पे होते तो आप सही बोल रहे हैं, आप ग्राउंड पे आप करप्शन सुनेंगे, सारी चीजें सुनेंगे, पर आप ये मान के चलेंगे कि यह लार्ज मतलब बड़ा मुस्लिम मतदाता TMC के साथ रहेगा और हिंदू मतदाता बीजेपी के साथ रहेगा। और आप ये कंटिन्यूअसली जब ये बात करते रहेंगे तो आपको लगेगा कुछ नया तो हो नहीं रहा है। एक बेसिकली हिंदू मतदाता ज्यादातर बीजेपी के साथ है और मुस्लिम मतदाता TMC के साथ है। उसमें खाली जरा से क्वांटम के फर्क आने से ये इतना बड़ा सीटों में बदलाव हुआ है। मतलब ममता बनर्जी जो जिनके पास 65 से 70% मुस्लिम वोट होता था इससे पहले, वो 80 से 85% हो गया और बीजेपी का थोड़ा सा हिंदू वोट घट गया। इनफैक्ट कल जो हिंदू में छपा है CSDS की रिपोर्ट वो देखेंगे तो ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ 2 सेगमेंट में लीड कर रही है कास्ट वाइज में, सिर्फ मुस्लिम्स के बीच में एंड आदिवासी विमेन। अदर देन दैट उसके अलावा सारे हिंदू सेगमेंट्स में बीजेपी लीड कर रही है और इसी वजह से ये चुनाव पकड़ पाना मुश्किल था क्योंकि ये पोलराइज्ड है। जी राजदीप, देखिए 2-3 बातें। एक तो हमने साफ ये मानना पड़ेगा कि हम थोड़े एक बीजेपी के हवा जो बीजेपी ने बनाई थी, उस हवा में कई पत्रकार खास करके दिल्ली से जो गए वो उस हवा में चले गए। मैं जब दिल्ली से निकला तो मुझे वाकई लगा वेव है बीजेपी का, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स आप पढ़ते थे अखबार में या टीवी पे, सब बीजेपी कह रहे थे या ममता के खिलाफ गुस्सा था। लेकिन मैं वाकई कहूं, मैं जब जमीन पर गया मैंने ममता और TMC के खिलाफ भी इतना गुस्सा नहीं देखा जितना लोग कह रहे थे। लेकिन मुझे भी लगा कांटे की टक्कर है, क्योंकि जब एक तरफ इतनी बड़ी हवा है और दूसरी तरफ कोई ऐसा नहीं लगता कि ममता या TMC के लिए लगाव है, तो लगा कि टक्कर होगी।
लेकिन एक मछुआरे फिश मार्केट में कोलकाता में मैं गया था, और वहां जो मच्छी बेच रहे थे वो सब ममता की बात कर रहे थे, और जो खरीद रहे थे वो कह रहे थे नहीं नहीं बीजेपी, चांस दीजिए, परिवर्तन। अब मुझे लगा ये कलकत्ता की स्थिति है, लेकिन मेरे एक दोस्त ने तब कहा कि देखिए जो मछुआरे जो बेच रहे हैं वो आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, तो वहां का माहौल मैं कह रहा हूं आपको कि ये है कि एक गरीब तबका जो है वो फिर हिंदू हो या मुसलमान, वो ममता दी के साथ है। अब ये पूरी तरह से शायद हमने इसका आकलन नहीं किया। दूसरा आकलन जो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है इस पोल में कि कांग्रेस और लेफ्ट का वोट कितना घटेगा। अब 7वें और 8वें चरण में मालदा, मुर्शिदाबाद में जो कांग्रेस का गढ़ एक माना जाता है, या कुछ लेफ्ट के भी सीट्स है कुछ अलग इलाकों में पहले राउंड में, वहां बिल्कुल लेफ्ट या कांग्रेस साफ हो जाती है और वो वोट ममता दी के पास जाता है। अब ये कोई बहुत मुश्किल होता है किसी एग्जिट पोलस्टर को पकड़ना कि कितना वोट वाकई जा रहा है, 10%, 15%, 20%। अब राहुल जी कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं कि एक बाइफर एक पोलराइजेशन तो है ही, मुसलमान जो है वो पूरी तरह से ममता दी के साथ आ गया, लेकिन हमें लगा था कि हिंदू जो है, और ये प्रशांत किशोर बार बार कहते थे कि किसी भी राज्य में हिंदू वोट कोई 70-75% वन साइडेड नहीं होता, और यही तो हमारी गलती हुई। हमने नेता नगरी जब किया था, एक लाइन आपने भी कही थी और मुझे लगता है मैंने भी कही थी कि गणित जो है वो ममता दी के साथ है, हालांकि केमिस्ट्री जो होगी वो शायद बीजेपी के साथ है। गणित क्यों? क्योंकि 30% मुस्लिम वोट जो है उसका अगर मेजोरिटी ममता दी को मिले तो फिर आपको माइनॉरिटी चाहिए मेजोरिटी का, और देखिए ममता दी को 40% हिंदू वोट मिला है, यानी नंबर में अगर आप गिने तो मोर हिंदू, ज्यादा हिंदुओं ने वोट दिया है कंपेयर टू मुस्लिम, हालांकि परसेंटेज में मुसलमानों ने 75% दिया है। और महिलाओं का वोट, मुस्लिम महिला, उस दिन भी नेता नगरी में ये बात हुई थी, जब हम लालू जी की बात करते हैं हम MY कॉम्बिनेशन मुस्लिम यादव की बात करते हैं, मुझे लगता है ममता दी को लेके हमें MM की बात करनी पड़ेगी, मुस्लिम प्लस महिला। और कई लोग जो गलत गए उनको लगा महिला जो है वो भी ममता दी के खिलाफ हो गए कट मनी की वजह से, जो गुस्सा है, शायद एक लगाव है, एक लोकल लीडर। ये बात जो आप कह रहे हैं बिग टेकअवे ये है, ममता दी की भाषा, उनका कल्चर, वो रीजनल जो उनके कार्यक्रम है, कन्याश्री हो, रूपश्री हो, वो जनता उस जगह बंगाल की धरती से एक तरह से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है अगर बीजेपी की कोई कमजोरी थी, उनके पास कोई क्रेडिबल लोकल फेस नहीं था। ये तो पोस्ट पोल मॉर्टम हम कर रहे हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है इस पूरे चुनाव में सौरभ। केरल से लेके बंगाल, असम, पुडुचेरी भी और तमिलनाडु लोकल लीडर्स विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन ज्यादा अच्छा करते हैं। और 2019 के बाद आप देखिए हर चुनाव में भाजपा जब मोदी जी टिकट पर नहीं रहते हैं उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये सब चीजें हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों का आकलन गलत गया। मुझे भी लगा था ममता दी को लीड थी, लेकिन वेव होगा ये मुझे नहीं लगा था। मुझे भी लगा कि एक गुस्सा हो सकता है जो बीजेपी को पूरी तरह से जिसका फायदा मिलेगा, तो वी एक्सेप्ट इट, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हाँ, मतलब कोविड में मिक्सअप नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कोविड को लेकर जो केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार की स्ट्रेटजी है और राज्य सरकारों की, कि जिसमें सबसे पहले आप गलती एडमिट करिए। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला तरीका दैट यू एक्सेप्ट देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर आप बताइए कहाँ लैक है। कोविड पे नहीं दिख रहा है, लेकिन कम से कम इस पैनल में ये सलाहियत दिख रही है कि वो हम सब लोग ये मान रहे हैं कि हम इलेक्शन पढ़ने में गलत हुए और इस गलती से भी हम सीख रहे हैं। चूंकि समय की कमी है और हमें आप गलती कह रहे हैं, लेकिन छोटी सी बात, CSDS के पोल में, और संजय कुमार जी को मैं दाद दूंगा, मैं हमेशा जब उनको फोन करता था वो कह रहे हैं हमारे पोल में 4-5% की लीड ममता दी को दिख रही, पहले से कह रहे थे। अब वो 10% होगी वो मुश्किल है, यही मतलब 4-5% की लीड में तो 120 और 170 था ही, बिल्कुल 4-5% की लीड में दिक्कत नहीं थी। मैं चूंकि हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं 1 घंटे के अंदर, इसलिए मैं दूसरा सवाल थ्रो करता हूं जो बंगाल रिलेटेड है, देन वी विल स्विच टू असम, केरल, तमिलनाडु एंड देन नेशनल पॉलिटिक्स। और निखिल आप इसमें भी आप अपनी बात जोड़ सकते हैं कि जो एक बड़ा हम लोग स्लैंग में यूज करते हैं वर्ड टेक अवे, बंगाल में चुनाव प्रचार की रणनीति, चुनाव के परिणाम और भविष्य में क्या होगा बंगाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर, क्योंकि वहां वायलेंस हो रहा है। हालांकि ये सत्य है कि
इस वायलेंस की कथाएं जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है और जो बीजेपी की आईटी सेल रिपोर्ट कर रही है उसमें फर्क है। बीजेपी की आईटी सेल ने इंडिया टुडे के ही एक पत्रकार को मरा हुआ बता दिया। फिर संबित पात्रा आज तक के चित्रा त्रिपाठी के प्रोग्राम में बोलते हैं कि मरा तो है। अरे भाई, इससे कौन इनकार कर रहा है कि राजनीतिक हिंसा है, लेकिन मरा तो है। और एक जिंदा पत्रकार को उस मरे की जगह चेप देना, या फिर जो गैंगरेप की एक खबर आई, ये बात बिल्कुल सत्य है। ललन टॉप लगातार कह रहा है, चुनाव के कवरेज के दौरान भी दिखा, चाहे वो पंचायत चुनाव की हिंसा हो चाहे लोकसभा चुनाव की, बंगाल में राजनीतिक हिंसा और उस हिंसा में सबसे बड़ा एलिमेंट टीएमसी के नीचे के लेवल के नेताओं का होना। और नीचे के लेवल के लोग देखिए तभी हिंसा करते हैं जब ऊपर से उनको टेक्निकल सपोर्ट होता है। तो पहले वो लेफ्ट करता था, लेफ्ट वाले कहते हैं कि हम कांग्रेस से पिटते थे, सिद्धार्थ शंकर रे मनु दा के जमाने में पिटे। तो ये सब ऐसे जस्टिफाई करते रहते हैं। तो मैं इन 3-4 पॉइंट्स के एस्पेक्ट में ममता बनर्जी का कद, टीएमसी की सक्सेशन की और दूसरी चुनौतियां, और बीजेपी का अब प्लान क्या होगा बंगाल में, और पॉलिटिकल वायलेंस। और एक जो नए सिरे से कई लोगों ने कहा कि फेडरलिज्म इज द रिस्पॉन्स टू मोदी रिजीम, तो बंगाल से उसमें क्या ऐड हुआ, इस पे मैं जानना चाहूंगा। राहुल, आपसे शुरू करेंगे। तो पहले तो आपका जो सवाल है, बंगाल में देखिए आपने सही बोला कि कल्चर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस बहुत पुराना है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बंगाल की जो सोसाइटी है, जिसे द्वैपायन भट्टाचार्य ने लिखा है कि ये पार्टी सोसाइटी है, या पार्था ने भी लिखा है। तो बेसिकली वहां पे आइडियोलॉजी, मतलब विचारधारा और पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यूपी बिहार, जिसको आप पिछड़ा इलाका बोलते हैं, कभी इतना चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद कभी वायलेंस नहीं होता, स्पेशली कि आप केंद्रीय मंत्री या कोई बड़े नेता के ऊपर कोई पत्थरबाजी नहीं होती। तो मैंने एक पीस में लिखा भी था कि ये कल्चर अभी कुछ दिनों तक नहीं बदलने वाला है और ये चलता रहेगा। और अगर ये बीजेपी भी जीत जाती तब भी होता, और आज टीएमसी जीती है तो ये होना ही होना है। दूसरी चीज, मेरे ख्याल से बंगाल की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हो चुका है। बड़ा परिवर्तन इस तरह से हो चुका है कि एक समय की जो हेजेमोनिक पार्टी थी लेफ्ट, अब वो लगभग खत्म हो गई है, जीरो हो गई है। और दूसरी पार्टी जो भाजपा थी, जो बहुत ही छोटी पार्टी थी, 2 या 3 सीटें जीतती थी, अब वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है। तो आज नहीं तो कल, मतलब कि वो फिर से लोकसभा के चुनाव में तो पक्का, पर 2026 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, एक बार फिर से बड़ी पार्टी के रूप में रहेगी। अब वो ममता को टक्कर दे पाती है, उन्हें हरा पाती है या नहीं, इस पे 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। जो एक चीज राजदीप बोल चुके हैं, आई थिंक 5 सालों में बीजेपी को करना है, एक तो उन्हें एक क्रेडिबल स्टेट लेवल फेस चाहिए, जो ठीक है ममता से पॉपुलैरिटी में तो शायद ना मैच कर पाए, पर ये तो कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा बंगाल का फेस है। दूसरा, आपको अगर ममता के वायलेंस से भी निपटना है और आपको मोबिलाइज करना है, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी होगी। बंगाल में बिना पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ना आप करप्शन और इन सब पे जो मुद्दे बने थे उन पे मोबिलाइज कर सकते हैं, ना आप पोलराइजेशन को पूरी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन भले एक साइकोलॉजिकल गेम है, बट एट द एंड ऑफ द डे इसको ग्राउंड पे ट्रांसलेट भी करना होता है। आपको उन वोटों को निकाल के पोलिंग बूथ तक पहुंचाना होता है। तो ये 2 चीजें अगर नहीं हो पाएंगी भाजपा के लिए, तो फिर मुश्किल होगा। इसके नेशनल इंप्लीकेशंस क्या है? जाहिर सी बात है कि अगले कुछ दिनों तक इस बात की चर्चा होती रहेगी कि ममता बनर्जी और ऑपोजिशन का फेस बन सकती है, और स्टेट्स में बीजेपी को चैलेंज मिलती रहेगी। तो आई थिंक दूसरी बात सही है, इस समय जो हमारा पार्टी सिस्टम है उसमें जैसे कि जो 67 से 89 के बीच में होता था, कांग्रेस नेशनली डोमिनेंट होती थी पर स्टेट्स में उसे चैलेंज होता रहता था, वैसे ही बीजेपी के साथ रहेगा। वो नेशनली डोमिनेंट रहेगी पर स्टेट्स में उसे चैलेंज मिलता रहेगा। ममता बनर्जी क्या नॉन ऑपोजिशन की लीडर बन सकती है, नॉन बीजेपी ऑपोजिशन की लीडर बन सकती है? वो डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो कोविड की क्राइसिस है वो अगले 2-3 महीने नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार कैसे संभालती है। वो इसलिए ममता बनर्जी नेता नहीं बनेगी क्योंकि वो बंगाल से जीत गई है। ऐसे 3-4 नेता होंगे ऑपोजिशन में जिनके पास 30-40 सीटें होंगी, उन सबके पास वीटो पावर होगा। पर कोविड के मुद्दे पे कौन, कितना भाजपा और नरेंद्र मोदी फेल होते हैं और कौन सा नेता इस मोमेंट को कैप्चर करता है, वो मेरे हिसाब से आगे जाएगा। सौरभ। निखिल, ऑब्जर्वेशंस तो नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल ही था आशीष जी से भी और राहुल जी से भी।
मतलब मैं निरंजन सरकार का ही पीस देख रहा था, जिसको एक बार आपने भी आशीष जी रेफर किया। उसमें वो कहते हैं कि बीजेपी जब एक कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी प्रैक्टिस करने वाले स्टेट में या एक पार्टी को जब चैलेंज करती है, तो वहां उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर वो सीधे 500 mg की दवा लेके आते हैं, उनके पास रिलीजन है। लेकिन जब वो जेंडर और क्लास पे काम करने वाले किसी पॉलिटिकल फोर्स से टकराते हैं, तो वहां मतलब वही बात जाकर के बंगाल में फंस गई। इसमें से सवाल या टेकअवे हम क्या इस तरह का भी ड्रॉ कर सकते हैं कि कल को अगर जगन है या टीआरएस है, इस चीज को वो अपने स्टेट्स में अगर वो रेप्लिकेट करते हैं, हितग्राही बनाते हैं बहुत बड़ी संख्या में, जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी भी करती, तो क्या यही चीज हम वहां भी देखेंगे? क्या इस तरह से भी रीड किया जा सकता है बंगाल के चुनाव को? सर, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा बिफोर आशीष, राजदीप एंड राहुल आंसर। क्या बीजेपी के सामने अब अगली बड़ी चुनौती वो है जो कभी कांग्रेस के सामने भी आई थी? कांग्रेस हैज फेस्ड दिस इन देयर हिस्ट्री, कि रीजनल एस्पिरेशंस। आप देखिए, बीजेपी इज कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ नरेंद्र मोदी, एंड नो डाउट नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। अब कोविड के दौर में उनकी पॉपुलैरिटी पे कितना धक्का लगा है, ज्यूरी इज स्टिल आउट। लेकिन आप सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके एक दफा यूपी जीत सकते हैं, एक दफा हरियाणा जीत सकते हैं, एक दफा महाराष्ट्र जीत सकते हैं, लेकिन वहां पर लगातार अपनी प्रेजेंस बचाए रखने के लिए आप असम का उदाहरण देखिए, जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुद्दा नहीं थे, हेमंत बिश्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने बीजेपी को जितवाया है। ये लोग अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह रैली नहीं भी करते तो भी असम में बीजेपी मजबूत थी। और बंगाल में जैसा राहुल ने कहा, आपके पास ठीक है दिलीप घोष हैं, लेकिन दिलीप घोष की वहां के इंटेलेक्चुअल क्लास में, सो कॉल्ड भद्र लोक में अपनी मैनरिज्म की वजह से स्वीकार्यता नहीं थी। उसी तरह से महाराष्ट्र में आप देवेंद्र फडणवीस को आगे करके चुनाव लड़े, आप उनको लीडर बिल्ड कर रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ को यूपी में कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी को यही क्राइसिस आती कि क्या नीतीश के बरक्स या तेजस्वी के बरक्स एक चेहरा है। तो मैं राजदीप इसमें यह जोड़ना चाह रहा हूं सवाल, कि बीजेपी के सामने पॉलिटिकली अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है, आपने जगन का जिक्र किया, कि जहां पर रीजनल एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करने वाले कद्दावर लीडर होंगे, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, या तमिल पॉलिटिक्स में तो वो बिल्कुल ही एक अलग एल्गोरिथम हो जाती है, तो वहां पर बीजेपी का जो जगरनॉट है वो अटकेगा। राजदीप। बिल्कुल, देखिए नीरज और सौरभ, आप दोनों ने बड़ी बात कही है, और राहुल ने इसके पहले भी कहा। हमें ये जानना पड़ेगा कि जब आप बड़ी नेशनल पार्टी बनते हैं, और कांग्रेस के सामने भी ये दुविधा थी कि एक लीडर पर आप इतने जिम्मेदार हो जाते हैं और नेशनली आप लगातार आपका बल या कद बढ़ता जाता है, तो आप वो जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो वाकई एक तरह से छोटे लगने लगते हैं, और आप एक हाई कमांड कल्चर आ ही जाता है आपके पार्टी में। कांग्रेस में आया और उसी का इतना नुकसान हुआ कि दिल्ली सब कुछ डिसाइड करती थी, वहां के एमएलए नहीं डिसाइड करते थे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के जमाने में दिल्ली डिसाइड करता था। भाजपा में भी वही हुआ। लोकल, यही तो प्रयास था अमित शाह का। सौरभ गांगुली के पीछे क्यों लगे थे कि हमें एक लोकल लीडर, एक चेहरा चाहिए, लेकिन आपको लोकल लीडर के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए। अब आज देखिए, केरल में बीजेपी के सामने ना उस तरह का लीडर है, ना उस तरह का संगठन है, हालांकि आरएसएस के पास है। अब आप कर्नाटक में लीजिए, आज बीजेपी येडियुरप्पा को क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि येडियुरप्पा कम से कम वहां के नेता है, वहां से की जमीन से उठकर आए हैं, और उन्होंने ही एक तरह से संगठन बनाया। आज भी बीजेपी के सामने कर्नाटक में सवाल क्या है, आफ्टर येडियुरप्पा कौन? आपने उनको मार्गदर्शक मंडल में क्यों नहीं रखा है? वो 75 क्रॉस कर गए, क्योंकि आपके पास एक वैक्यूम है उसके बाद। और ये हर पक्ष के पास, जो इतना बड़ा नेशनल इलेक्शन हो जाता है। आपने अभी पूछा और या राहुल ने जवाब दिया अबाउट कि ममता क्या चैलेंजर बन सकती है? आज नहीं बन सकती। वही जो आज स्टेट इलेक्शन में उनकी जो ताकत है, वो नेशनल इलेक्शन में उनकी कमजोरी बनेगी। आज 2024 में इन चुनावों से मुझे तो लगता है कांग्रेस, बीजेपी की आशाएं बढ़ेगी कि मोदी जी फिर से आएंगे, क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो गई है। वहां आपको नेशनल ब्रांड की जरूरत पड़ती है, स्टेट इलेक्शन में आपको लोकल ब्रांड की जरूरत पड़ती है। और नीरज कह रहे थे जेंडर क्लास, निखिल कह रहे थे जेंडर क्लास उससे ज्यादा, सॉरी निखिल, उससे ज्यादा इज अबाउट रीजनल एस्पिरेशंस, वहां के प्रादेशिक जो इश्यूज है। अब
इसमें एक छोटी सी बात मैं जोड़ूंगा, नॉर्थ इंडिया में कम से कम बीजेपी, क्योंकि उनकी नैरेटिव एक तरह से हिंदी हिंदुस्तान रही है या हिंदी हिंदुत्व रही है, वहां उनके रीजनल एस्पिरेशंस के साथ जोड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जहां लोकल कल्चर, बंगाली सब नेशनलिज्म लीजिए, तमिल सब नेशनलिज्म लीजिए, जहां भाषा हो, वहां की जो संस्कृति हो एक तरह से बिल्कुल अलग होती है, वहां आपकी मुश्किलें और बढ़ती है। तो एक तो है ही रीजनल एस्पिरेशंस, उन रीजनल एस्पिरेशन में कल्चरल एंगल भी है। आपने बात की हेमंत बिस्वा शर्मा, ही कैप्चर्ड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ असम, जो बीजेपी एक तरह से बंगाल में कैप्चर नहीं कर पाए। केवल रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेकर आप नहीं एस्पिरेशन कैप्चर कर सकते, आपको वाकई दिखाना पड़ेगा कि आप उस जमीन से जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक दिस रीजनल एस्पिरेशंस बट लिमिटेड टू विधानसभा, जो जिसको लगे कि शरद पवार, ममता दिल्ली में आकर उस तरह की राजनीति कर पाएंगे, वही मिस्टेक करेंगे जो लालू ने 95 में कही थी, पाटलिपुत्र इज कमिंग, मैं आ रहा हूं। उस चुनाव के बाद बिहार के चुनाव, वो आप विधानसभा लोकसभा वेरी डिफरेंट। दूसरी चीज आशीष, मैं आपके पास कमेंट के लिए आ रहा हूं। जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पे ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने भी रिलाय करवाया है। नरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में अमित शाह के अलावा कौन बन पाए? आप ये भी तो देखिए, उन्होंने अपने स्थानीय छत्रपों को, अपने मुख्यमंत्रियों को कितना लाइमलाइट हॉक करने दिया। शिवराज सिंह चौहान 2014 के बाद लगातार कमजोर हुए, एक समय वो दावेदार थे पद के। देवेंद्र फडणवीस को आपने बैक किया, लेकिन लगातार खबरें आती रहती हैं कि महाराष्ट्र में जो पूरा फियास्को हुआ कि अमित शाह ने कितना लेट स्टेप इन किया। नितिन गडकरी के अलावा वो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जो लगातार खुलकर बोल पाते हैं? सब बैकग्राउंड में रहते हैं। तो जो एक अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में होता था कि यशवंत सिन्हा अलग चमक रहे हैं, जसवंत सिंह अलग चमक रहे हैं, अरुण शौरी अलग चमक रहे हैं, सबका अपना अपना एक छोटा आभा मंडल था और उससे पूरा एक सोलर सिस्टम बनता था। तो वो जो ओवर डिपेंडेंस है उसकी वजह यही है कि एक योगी आदित्यनाथ को आप छोड़ दें तो आपने अपने किसी मुख्यमंत्री को, रघुवर दास, मनोहर लाल खट्टर, ये सब आपने, जो राजदीप ने कहा कांग्रेस कल्चर था कि विधायक दल बैठा, उन्होंने कहा जी आला कमान सर्वसम्मति से तय करेगा। रघुवर दास आपका चुनाव हार गए कितनी बुरी तरह से, तो वो खामियाजा भुगतना पड़ा। जी आशीष, क्या है बंगाल के सबक, स्ट्रेटजी, रीजनल एस्पिरेशंस और इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, तीन चीजें, जो एक तो जो अभी आप लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी मॉडल, उस पे तीन चीजें हमें, दो चीजें हमें नहीं भूलना चाहिए कि पोस्ट 90s में हमारे देश में 2011 और अभी जो किसान मूवमेंट छोड़ रहा है उसको छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होता, और मूवमेंट से लीडर कल्टीवेट होते हैं, लीडर इमर्ज करते हैं। दूसरी चीजें ये कि बीजेपी, कांग्रेस की स्थिति खराब हुई और बीजेपी की स्थिति जो थोड़ी बहुत अभी वो है कि देखिए, नरेंद्र मोदी का उभार का जो सबसे बड़ा रीजन है, एक जो बड़ा रीजन है जिसपे सब बात करते हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनकी एलोक्वेंसी, ये सब तो है, जो है सो वो है। लेकिन दो और बड़ी चीजें, वो एक बड़े संगठन से आते थे, एक बड़ी पार्टी स्ट्रक्चर से आते थे, और दूसरी जो बड़ी पार्टी थी, उनके पार्टी ने, जो सौरभ जी अभी आप बोल रहे थे, अटल अडवाणी के दौर में रीजनल लेवल पे कई लीडर्स को कल्टीवेट किया, वो इमर्ज हुए। और वो जो 2014 की जो खासकर विजय थी, 19 का विजय को कई और मायनों में देखा सकता है, वो ये था कि बीजेपी का ओवरऑल जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की थी, जो पूंजी बनाई थी, उसका भी एक बड़ा असर था। वही बीजेपी अभी वहां पे कमजोर हो रही है। अभी दूसरा, इसी से सीधे बंगाल पे आ जाइए। बंगाल में नो डाउट बीजेपी एक मजबूत फोर्स बन गई है। अब उनकी जीत और हार, सत्ता परिवर्तन, ये दो तीन चीजों पे दिखने को होता है। एक कि देखिए, जो वहां पे रूलिंग पार्टी रही है, चाहे वो इससे पहले लेफ्ट रही हो, चाहे उससे पहले कांग्रेस रही हो, या अभी टीएमसी है, उनका मोर और लेस जो है वो 45% के आसपास, 43, 44, 45, इसके आसपास एक वोट बना हुआ रहता है। तो अब आप उसको हराने के लिए दो चीजें कर सकते हैं, या तो वो पार्टी कोलैप्स कर जाए, या जो तीसरे लेफ्ट की जो पार्टी है वो डेसिमेट हो जाए, जैसे कि त्रिपुरा में कांग्रेस डेसिमेट हो गई। और तीसरी जो चीज जो नीलांजन और भी बातचीत हो रही थी, 2/3 हिंदू पोलराइजेशन की। लेकिन बंगाल में एक चीज और देखी कि जब जब वहां परिवर्तन हुआ, चाहे 1972 में हुआ, चाहे 2011 में हुआ, और आगे जो भी हो, उसमें दो चीज बहुत बड़ी मायने, बहुत गौर करने वाली बात है। वो ये कि जब जब परिवर्तन हुआ, किसी न किसी मूवमेंट का एक हाथ रहा है वहां पे, चाहे 2011 का हो, चाहे 1972 का हो। और जब तक ये चीजें, मैं पहले से थोड़ा श्योर था इलेक्शन के टाइम में, ऑफ कोर्स इतना बड़ा वेव तो हम लोग नहीं भाप पाए, लेकिन ये चीजें श्योर था कि
दो चीज, एक बड़े लेवल पे वायलेंस प्री इलेक्शंस, और दूसरे कि एक मास लीडर का इमर्ज करने का जो कि मूवमेंट से आती है, वो अगर चीजें नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बीजेपी को अगले 5 सालों में ना सिर्फ अपने लोकल लेवल पे एक लीडर कल्टीवेट करना पड़ेगा, बल्कि कोई ना कोई एक मूवमेंट क्रिएट करना होगा। सिवाय एंटी इनकम्बेंसी के या लीडर पे क्लेम करने से वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब वो कौन सा मूवमेंट क्रिएट होगा, वायलेंस तो बढ़ी रहे, अब उसको किस तरीके से लेंगे, ये बीजेपी की अपनी चतुराई और अपनी जो आत्मविश्वास है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिक्र हो रहा था सर्बानंद सोनोवाल की, बस एक लाइन में नहीं, हम असम में ही चल रहे हैं आशीष, असम की तरफ चल रहे हैं। मैं क्विकली समराइज कर देता हूं अपना एक पॉइंट ऐड करते हुए। आई वांट टू कैटेगोरिकली एंड क्लियरली स्टेट दिस, बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर रहा है, ये कहकर तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। जस्ट बिकॉज पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर रहा है, आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स मारे जाते रहे, पंचायत के चुनाव या दूसरे चुनाव में गुंडई होती रहे, पुलिस खड़ी तमाशा देखती रहे, ये कतई स्वीकार नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जो कहा जाए कि साहब नरेंद्र मोदी जी तो कर रहे हैं, देखो कितनी मीटिंगें कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, कोविड कवर हो नहीं रहा है। जो एक घटिया व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा है कि घर में 6 लोगों को दस्त लग जाए तो 6 टॉयलेट नहीं बनाएंगे, ये कोई मतलब नहीं। जो पावर में बैठे हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास पावर है तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने लोकल लीडरशिप की बात कही, वो बीजेपी के सामने सवाल रहेगा, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बीजेपी ये बंगाल की पजल तब तक सॉल्व नहीं कर पाएगी जब तक या तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हो, जैसा आप लोगों ने कहा कि एक बड़ा हिंदू पोलराइजेशन हो उनके पक्ष में, या फिर थर्ड फ्रंट इतना इमर्ज कर जाए कि वापस से जो टीएमसी है उसका वोट शेयर 40 के नीचे आ जाए, लेफ्ट कांग्रेस या कोई भी ऐसा इतना इमर्ज कर जाए। त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी को सूट करता है ना। तो ये चीजें राजीव, इसमें एक जोड़ दूं प्लीज, जी जी। ममता जी को एक सलाह देनी है कि 2000 बीजेपी उभर कर क्यों आई। आपने मूवमेंट की बात की, उन्होंने वो उभर कर आई क्योंकि ममता बनर्जी ने 2018 के जो पंचायत चुनाव थे वहां जिस तरह की हिंसा हुई, जहां डर का माहौल हुआ, 34% सीट अनअपोज्ड हुए, वहां उनको ओपनिंग मिल गई। यही ओपनिंग मिलेगी अगर इसी तरह से पॉलिटिकल हिंसा रहे। ये ममता जी को एक चेतावनी है। और एक जोक में मैं कहूंगा, मेरी बीवी बंगाली है इसलिए, बंगाली लोग कह रहे, उनके कोई दोस्त कह रही थी, हम लोग रिस्क अवर्स होते हैं, हमको 10-15 साल लगते हैं कोई बदलाव करने के लिए। हम नौकरी में भी जब जाते हैं, नौकरी आसानी से छोड़ते नहीं है। उसी तरह से हम दीदी को इस समय नहीं छोड़ रहे, लेकिन अगर वही गलतियां दीदी ने की, उसी पॉलिटिकल वायलेंस के कल्चर में ट्रैप रही, तो बीजेपी बगैर लोकल लीडर के भी उभर कर आ सकती है। ये भी बात जानिए जी। और एक चीज और है जो टीएमसी को और सारी रीजनल पार्टीज को देर सवेर सामना करना पड़ता है कि जब उनके सुप्रीम लीडर के बाद कौन होगा, सक्सेशन का प्लान। और आप देखिए बीजेपी ने बहुत केयरफुली जो एक संभावित सक्सेसर हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी इमेज को डेंट पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो ये अभी जैसे कांग्रेस की हम बात करते हैं तो बीजेपी की एक सफलता तो इसमें है कि उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया, नैरेटिव लेके आए वगैरह वगैरह। और जो कांग्रेस के नायक बताए जा रहे थे राहुल गांधी, उनकी इमेज को 2012 से लगातार इतना ध्वस्त किया कि आदमी कहता है कि यार हाँ ठीक है, लेकिन राहुल गांधी, तो ये जो उन्होंने प्रोजेक्शन किया ना मोदी वर्सेस राहुल गांधी, तो ये इस मामले में बीजेपी टेक्टफुली आगे बढ़ रही है कि अभिषेक बनर्जी तो टीएमसी को सौरभ निखिल ये भी जानिए, बीजेपी विपक्ष में बहुत जोरदार पार्टी होती है। मनमोहन सिंह की सरकार को गिराना हो और फिर या ममता बनर्जी को, एक बार उनको अब आपने दरवाजा खोल दिया है बंगाल का, 77 सीट तो आई है। आप देखिए वो लगातार हर हफ्ते कोई ना कोई मुद्दा उठाएंगे। बीजेपी इन ऑपोजिशन इज अ वेरी डेंजरस पॉलिटिकल फोर्स फॉर हुएवर इज इन पावर। जी चलिए असम की बात करते हैं। निखिल, मैं चाहूंगा कि यू टेक द लीड हियर। और बस मैं एक ये चीज कहूंगा जो मुझे दिलचस्प लगी, हालांकि सीट एक आई है अखिल गोगोई को, लेकिन आंदोलन से उपजा विपक्ष, आंदोलन से उपजा विकल्प, असम के रीजनल एस्पिरेशंस, जो असमीज आइडेंटिटी है, अहोम आइडेंटिटी है, मतलब उसको कई नाम दिए जा सकते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। तो वो जो रायजोर परिषद और इनकी जो एक इमरजेंस दिखा है डिस्पाइट लिमिटेड संसाधन, तो ये भविष्य में मुझे ऐसा मुमकिन लग रहा है कि जो बीजेपी के सामने अपोजिशन असम में आएगा
वो ऐसे ही सेक्टर से आएगा और उसमें ऑटोमेटिकली फिर ये जो बराक वैली के चाहे मुस्लिम हो चाहे लोअर बंगाल के, वो सब जुड़ेंगे, एक फोर्स बन सकता है। निखिल, ओवर टू यू। आपने असम बहुत डिटेल में कवर किया है, क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं भविष्य में, और खासतौर पे वो जो एक महान अंतर्द्वंद एनआरसी वर्सेस सीए, उसकी शुरुआत बिल्कुल सौरभ जो आप टिप्पणी कर रहे थे उसी मतलब उसमें नत्थी हो जाती है, क्योंकि इस सवाल के जवाब में बहुत लोग इंटरेस्टेड भी हैं कि कोविड रिस्पांस पे नरेंद्र मोदी को जज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और वो असम का उदाहरण आपको बताता है कि नहीं किया जाएगा। हमारे देश में उस तरह की परंपरा नहीं है। एग्जैक्टली यही चीज हुई थी, बहुत मैसिव मतलब प्रदर्शन था सीए एनआरसी के खिलाफ जब चल रहा था असम में। 2019 से शुरू होता है और वो कोविड लॉकडाउन तक के चलता है, और होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अपनी तमाम सुरक्षा कवर के बावजूद उनको अपने कैंसिल करने पड़ते हैं दौरे असम के। तो वो और उसी चीज के बाद में कोविड घट जाता है, और फिर उसके बाद आप चुनाव देखते हैं, उसकी कोई मेमोरी ही नहीं थी। मतलब राहुल जी और आशीष जी, आप लोगों के पास में जरूर डेटा होगा, डेटा क्या कहता है मतलब सीए एनआरसी को लेकर के असम, क्योंकि हम जब फील्ड पे लोगों से रिस्पांस ले रहे थे तो वो लोग तो बहुत ज्यादा कन्विंस उस बात से थे नहीं कि इसका कोई इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस होने वाला है इस मुद्दे का भी, या वो मेमोरी भी है। क्या डेटा इस रीडिंग को सपोर्ट करता है सर? क्योंकि हमारी जो मतलब जो हमने देखा फील्ड पे वो लगभग एब्सेंट था। देखिए, दो चीजें हैं, और इसके एक सवाल के जवाब में आपका जो पहले का सवाल था उसका भी जवाब है। वो ये है कि देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल भी नहीं होता या बिल्कुल ही हावी हो जाता है कभी कभी इलेक्शन। तो सीए, मैं अपर असम की बात कर रहा हूँ, सीए वगैरह का मुद्दा डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं एक आध दिन ठहरा था, बहुत सारे अलग अलग लोगों से बातचीत किए थे, उसके बाद देमा जी, तिनसुकिया, ये सब में सीए का मुद्दा था। अगर ऐसा मुद्दा नहीं होता तो शायद अखिल गोगोई नहीं जीते। लेकिन अब सवाल यह है कि वो काउंटर कैसे हो गया, बावजूद इसके बीजेपी 37 सीटें कैसे जीत गई। उसमें दो चीजें देखिए, बीजेपी पिछले 1.5 साल से सीए के मुद्दे को तो झेल ही रही थी, उसके अलावा जो बीजेपी गवर्नमेंट है वहां के, उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्टमेंट किए। आप देखेंगे कई जगह गांव में, मैं खुद कई गांव में गया और 5 साल पहले भी असम गया था, तो गांव के और इवन शहरों के भी रोड में एक बहुत बड़ा बदलाव था, बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था। और इसका जो बेनिफिट जो अरुणोदय स्कीम था या कुछ और भी बहुत सारे स्कीम्स थे, वो डेफिनेटली लोगों तक पहुंचा, खासकर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वगैरह का जो मीडियम थे। और कहीं ना कहीं ये बंगाल में भी ये है, और ये भी चीजें हैं जो आपके पहले सवाल को था, जो सर्विस डिलीवरी मॉडल है, गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती है, उसको कितना इफेक्टिवली पहुंचा पाती है अपने लोगों तक, वो बहुत मायने रखता है। ये बंगाल में हुआ है और ये आसाम में भी सरकार ने बहुत इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचाया। अब 19-20 उसके अलग अलग आकलन हो सकते हैं, और यही एक बड़ी वजह है जो मैंने अपने एक पीस में लिखा भी था कि डेवलपमेंट वर्सेस डिसकंटेंट वाला जो चीजें था, तो डिसकंटेंट भी थी, एक सेक्शंस ने बीजेपी के अगेंस्ट में भी वोट दिया था। आप देखेंगे कि 2019 के लोकसभा में बीजेपी को 54%, 54% वोट बीजेपी को नहीं, एनडीए को थी, और अभी जो है 44% के आसपास वोट है ओवरऑल जो एनडीए अलायंस की। तो तकरीबन 9 से 10% के वोट का गिरावट हुई है। तो वो वोट कहां से गया? आखिर अगर उसी लेवल पे, उसी एक्सटेंट पे वो चीजें थी तब तो उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो 10% गिरा, लेकिन ज्यादा नहीं गिर पाया, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट का जो बेनिफिशियर्स का स्कीम्स था, और जो अपने जो हेमंत, जो अभी शुरू में हम लोग बातचीत कर रहे थे बीच में, हेमंत बिश्व शर्मा का जो अपना ऑरा है, वो कहीं ना कहीं उसको बीजेपी को बेनिफिट किया। मैं एक जलुकबारी का एग्जांपल दे रहा हूँ। जलुकबारी में गया था, कई सारे लोगों से मिला, 2-3 ऐसे लोग थे जो हेमंतो बिश्व शर्मा के सपोर्टर थे, और जब हम उनसे पूछा कि आप बीजेपी के या पहले से कांग्रेस के खिलाफ वाले थे, नहीं, दरअसल वो बोले जब हेमंतो कांग्रेस में थे तो हम लोग पूरी तरीके से कांग्रेस के थे, और हेमंतो जैसे ही बीजेपी शिफ्ट हो गए तो बीजेपी के सिर्फ। तो यानी लीडर का एक इतना ऑरा और अपना काम का असर था कि एक तरीके से पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने अपने तरफ से शिफ्ट कर लिया। और कोविड मैनेजमेंट में भी कुछ लोगों का कहना, मेरे पास उसमें उसका कोई डेटा नहीं है, वो ये है कि असम सरकार ने, और वहां पे लोगों ने भी कुछ कहा था कि असम सरकार ने थोड़ी बेहतर कामकाज, खासकर उनके हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा खुद ही ले रहे थे, वो कोविड मैनेजमेंट उनका थोड़ा बेहतर था, इतना भी बुरा नहीं था।
तो जो एंटी इनकम्बेंसी का जो था, तीसरी जो चीज थी कि उसको जो चैलेंज करने वाले थे वो अर्थमेटिक्स, मतलब कि अर्थमेटिक्स में तो मजबूत थे बट केमिस्ट्री में मजबूत नहीं थे। उसके लिए भी हमने एक पीस लिखा था कि जैसे बोडोलैंड वाला जो चीजें थी, आपके बोडो प्लस एआईडीएफ प्लस बीपीएफ एआईडीएफ और कांग्रेस का वोट दीजिएगा तो सीधे 50% से ऊपर चल जाता है कई से सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन मुस्लिम तो वोट दे रहे थे बोडो बीपीएफ को, लेकिन बोडोज जो थे वो अपने आप में डिक्लाइन कर रहे थे और वो शायद बड़े लेवल पे उस लेवल पे समर्थन नहीं कर रहे थे। और यही जो एक असर रहा, 12 सीटें थी, अगर मान के चलिए पिछले 2 इलेक्शन से बोडोलैंड बीपीएफ जो है 12 की 12 सीटें जीतती थी, लेकिन अगर और इस बार 4 हो गई, यानी 8 सीटें, तो ऐसे नुकसान हो गया उनको। और अपर असम में कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई, ज्यादा वोट उतना ही का उतना रहा। जो एक बड़ी चीज करनी होगी, देखिए बीजेपी एक हर जगह क्या करती है, वो एक लिमिट जो है ना, अपर लिमिट सेट कर देती है। वो अपना वोट बेस इतना ना ऊंचा कर लेती है कि दूसरे को बहुत जोर लगाना पड़ता है। और कांग्रेस के लिए जो बड़ी डिफिकल्टीज है वो ये कि आप ये गुजरात 2017 में भी हुआ, या असम में भी, और वो कि उनका जो बेस वोट है उसमें एडिशनल वो वोट ऐड नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए उनको कोई नई कॉन्स्टिट्यूएंसी को कल्टीवेट करना होगा वहां पे, चाहे वो नए कोई लीडर जनरेट करके, कोई मूवमेंट करके, या किसी तरीके के नई कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको बनाना होगा। उसके बगैर बीजेपी को ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, इवन स्टेट लेवल पे जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, वहां भी बीजेपी को चैलेंज करना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल काम है कांग्रेस के लिए। थोड़ा सा वक्त की कमी है। मैं, चूंकि हम लोगों ने पहले भी बात की कि असम से बीजेपी के लिए भी एक सबक है कि आपको अपने रीजनल लीडर्स मजबूत करने पड़ेंगे। हम लोग केरल की तरफ चलते हैं। राहुल, आपसे शुरू करेंगे। केरल के सबक क्या है, खासतौर पर कोविड के दौर में हम जब देख रहे हैं कि सबसे इफेक्टिवली अगर किसी स्टेट का सरकारी हेल्थ सिस्टम डील कर पा रहा है इस बीमारी को, तो वो केरल है। और कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि आप साहब केरल का नंबर देखिए, और मैं कहता हूं कि केरल से मुझे एक उदाहरण बताइए कि कोई कह रहा हो कि हमारा टेस्ट नहीं हुआ, और मैं आपको 10,000 उदाहरण बता दूंगा उत्तर प्रदेश के, बिहार के, एमपी के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, दिल्ली के, हरियाणा के, जहां टेस्ट के लिए मारामारी हो रही है। मतलब लोग बड़े कैजुअली लिख रहे हैं, हाँ सर सैंपल तो दिया है, 5-6 दिन में रिपोर्ट आएगी। आदमी 5-6 दिन इंतजार करेगा? डॉक्टर्स बहुत क्लियरली कह रहे हैं भाई रिपोर्ट जब आनी इलाज शुरू कर दो। केरल के क्या सबक हैं? और ये सबक कई स्तरों पर है राहुल, क्योंकि ये लेफ्ट के लिए सबक है। वहां डब्बा गोल कर लिया उन्होंने बंगाल में। बंगाल में उनका डब्बा गोल, सीताराम येचुरी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स का डब्बा गोल। और केरल में दे आर नॉट अ कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब मुझे लग रहा है कि वो एक केरल की रीजनल पार्टी, मतलब वो उस जार्गन में नहीं फंसे हैं, हंसिया हथौड़ा वाले पुराने जार्गन में। केरल पार्टी और डिलीवरी मॉडल, एक सख्त कंट्रोल। और मतलब पिनरई विजयन इस चीज को नहीं मानते हैं। उन्होंने शैलजा टीचर जैसे कई अपने मंत्रियों को छूट भी दे रखी है, लेकिन उनका भी स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है वो पुराने जो ओल्ड गार्ड है, केरल का भी जो लेफ्ट का ओल्ड गार्ड है, उसको सूट नहीं कर रहा। पर उनका है कि भाई मेरे नाम पर वोट, मैं डिलीवर कर रहा हूं, मेरा कंट्रोल रहेगा, आदि इत्यादि। जी राहुल, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मतलब केरल के बारे में तो बहुत सालों से बड़े इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन जैसे लोग बात करते रहे, केरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जहां पे केरल पिछले 50, 60, 70 सालों से एक सिर्फ उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नहीं चर्चा होती, उसका सोशल डेवलपमेंट की चर्चा होती है, जहां पे लिटरेसी बहुत हाई रहा है, जहां पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बहुत हाई रहा है। और शायद उसके मतलब बहुत कारण रहे, हिस्टोरिकल कारण रहे। 100 सालों से त्रिवेंद्रम के किंगडम ने जो पहले इन्वेस्टमेंट करा था, या ब्रिटिशर्स ने जो इन्वेस्टमेंट करा, फिर क्योंकि केरल का गल्फ के साथ माइग्रेशन होता रहा, वहां से लगातार रेमिटेंसेस आते रहे, तो इन सब कारणों से बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी है केरल। अगर जाएंगे आप वहां पे, मतलब 25% मुस्लिम, 18 से 20% मुस्लिम है, 25% क्रिश्चियन, नहीं 25% मुस्लिम है और 18 से 20% क्रिश्चियन है। तो मतलब काफी रिलीजियसली डाइवर्स सोसाइटी है। और जो आप कह रहे थे सौरभ की वहां की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही डिफरेंट है, मैं इससे बिल्कुल अग्री करूंगा। वो ऐसा लगता है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ केरला है। इनफैक्ट जब मैं केरल में ट्रैवल कर रहा था बहुत पहले, तो मुझे सीपीएम के जो ऑफिस थे, आप अगर नॉर्थ इंडिया में जो छोटे छोटे मॉल्स होते हैं ना, मतलब शीशे के ग्लास के ऑफिसेस, मैं समझ ही नहीं पाया कि ये पार्टी ऑफिस हो सकता है अगर आप यूपी और बिहार जैसी जगहों से आते हो जहां पे टूटा फूटा होता है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पार्टी ऑफिस होगा, आप अंदर जाएंगे वहां पे रिसेप्शन होगा, अखबार रखा होगा, तो वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करता है।
आपकी बात ये भी बिल्कुल सही है कि तो सबसे बड़ी जो केरल की राजनीति हमें दो तीन चीजों का सबक देती है। पहला कि कोई चीफ मिनिस्टर 40-45 साल बाद एक हिस्टोरिकल पैटर्न को बदल पाया। तो पॉलिटिशियंस हिस्ट्री के प्रिजनर्स नहीं होते हैं, वो हमेशा हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। तो विजयन ने 5 साल में जो मेहनत करी, जिस तरह की सरकार चलाई, चाहे वो फ्लड के दौरान हो, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट के दौरान हो, चाहे वो नॉर्मल रिलीफ वर्क देना हो, आई थिंक एक उनकी अच्छी अपनी पहचान बनी और उसका एक उन्हें फायदा मिला। ये तो मतलब की पॉलिटिकल बात हो गई। सेकेंड आई थिंक, और मतलब वो उन्होंने कई मुद्दों पे कड़े फैसले लिए। इनफैक्ट आई थिंक राजदीप ने अपने लेख में लिखा था जो सबरीमाला के विषय के बारे में, कि मतलब हमारी कुछ विचारधारा है, कुछ आइडियाज हैं, हम उन पे खड़े रहेंगे, भले इससे कुछ नुकसान हो या ना हो। तो ये तो पहला मतलब कि उनके बारे में। दूसरा, लेफ्ट की राजनीति के बारे में, कि एक जगह जहां पे डॉगमेटिक पॉलिटिक्स हुई वहां पे खत्म हो गए, और जहां पे प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स एक तरह से लेफ्ट करती रही वहां आज भी बनी हुई है। तो अब जो लेफ्ट की राजनीति है उसमें केरला फैक्शन और खासकर पिनराई विजयन फैक्शन डोमिनेंट रहेगा। बहुत पहले 1960-70 में जब नंबूदरीपाद केरला के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब केरल फैक्शन का लेफ्ट में डोमिनेंस रहता था। तो ये दूसरा बड़ा मैसेज है। तीसरा बड़ा मैसेज है कि शायद मतलब साउथ में अभी भी बीजेपी को कुछ और दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी अपना ग्लास सीलिंग को तोड़ने के लिए, जो वो 10 से 15% के बीच में फंसे हुए हैं। और चौथा बड़ा मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जहां पे वो उन्हें चुनाव जीतना चाहिए था, वो लोकसभा में 19 में से 20 सीटें जीते थे। राहुल गांधी 20 में से 19 सीटें जीते थे। राहुल गांधी वहां पे एमपी हैं। राहुल गांधी और प्रियंका जी ने बहुत दिनों तक कैंपेन करा, बहुत मेहनत करी, और उसके बावजूद उनका परफॉर्मेंस इतना खराब रहा। तो कांग्रेस को कुछ मतलब गहरे ढंग से सोचना होगा। वो पिछले 6-7-8 सालों से कर रहे हैं, पर अब शायद मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। सौरभ भाई, निखिल जी, हमने बंगाल में अपनी गलती मान ली कि हमने वेव प्रिडिक्ट नहीं किया, लेकिन हमने, अगर आपका नेता नगरी प्रोग्राम देखे 1 महीने पहले, हमने कहा था विजयन जीतेंगे, साफ नजर आ रहा था। और वहां भी आप देखेंगे कि उन्होंने जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट की, अगर आप टेक अवे देखें ना, एक बड़ा टेक अवे है योगी आदित्यनाथ जी के लिए या उत्तराखंड के सरकार या पंजाब के सरकार के लिए, अगले 9 महीने में जो सरकार कोविड मैनेजमेंट ठीक करेगी, 18 आइटम का फूड राशन किट, 18 आइटम, केवल चावल गेहूं नहीं, उसके साथ तेल हो, जो भी हो, सामग्री हो, 18 आइटम्स आपने दिए लोगों को, और हर घर तक पहुंचे, जो डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं। और इसी के साथ कहीं ना कहीं जो है रीजनल लीडर्स को आप एक तरह से एम्पावर करते हैं। आपने येचुरी मॉडल कहा फेल हुई, क्योंकि उनको कोई ऑप्शन नहीं था। एक तरह से पिनराई विजयन ने अपनी एक ऐसी पहचान बना ली कि सीताराम येचुरी डिक्टेट नहीं कर पाए दिल्ली से। जो चौथा मैसेज राहुल ने कहा है वो सबसे बड़ा है। हम बार बार बीजेपी की आज बात कर रहे हैं, लेकिन असली मैसेज कांग्रेस के लिए है। देखिए, पुडुचेरी में आपकी सरकार थी, आप हार गए। आप बंगाल में 0 है, जहां आपके लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, लीडर जो है लोकसभा में आपके सांसद दल के नेता आते हैं जी। असम में मुख्य विपक्षी पार्टी थी उसमें जी। असम में आपको मौका था, सीए, आपने कहा सीए क्यों, निखिल ने कहा सीए क्यों उभर कर नहीं आया। आपने एक तरह से कांग्रेस जो थी, विपक्ष पार्टी जो थी, पूरी तरह से अगर उसी तरह से मुद्दा उठाती जिस तरह से अखिल गोगोई जैसे लोग उठाते हैं, तो आप एक तरह से मूवमेंट कर पाते। आपके पास मौका था, लास्ट मिनट तक आपने नहीं किया। और केरल में 14 मार्च तक, आखिर तक आप डिसाइड नहीं कर पाए कई कैंडिडेट्स, क्योंकि केरल में इस तरह की गुटबाजी है। और वहां भी राहुल गांधी के जो नजदीकी माने जाते हैं वेणुगोपाल, वो दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, वो अपने लोगों को एक तरह से वहां बिठा रहे थे। आपने यंग लोगों को टिकट दी, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बुजुर्गों को भी साथ देना पड़ता है। ये जो पॉलिटिक्स है ना कि हम सब यंग लोगों को देंगे नए चेहरे, पर बुजुर्गों को भी लेकर जाना पड़ता है, खास करके जब टफ फाइट है, इन अ टफ फाइट, जब वेव है तो बात अलग है। तो केरल एक तरह से संदेश दिखाता है कि कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई है। देखिए, कांग्रेस पर हम लोग अलग से विस्तार से बात करेंगे, बीजेपी कांग्रेस पर। हाँ, एक दिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जी नहीं करेंगे, आप निश्चित रहिए, करेंगे, क्योंकि बंगाल के कंटेक्स्ट में भी ये जिक्र आया कि ये रीजनल छत्र आप कुछ नेशनली कितना चैलेंज कर पाएंगे। आई वांट टू क्विकली गो टुवर्ड्स तमिलनाडु।
मुझे हमारे संपादक मित्र हैं कमलेश जी, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही कि भाई नतीजा जो रहा हो, एक चीज तय हो गई तमिलनाडु में कि नेशनल पार्टीज के लिए अभी बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर बनने की संभावना नहीं है। पलनीस्वामी चुनाव हारे हैं, लेकिन उन्होंने पोस्ट जयललिता अपने आप को लीडर एस्टेब्लिश कर लिया है। और एम.के. स्टालिन को लेकर तमाम लोग तमाम शुभे जताते थे, लेकिन दिस सन हैज ऑल्सो वाली बात हो गई है। जैसे जगन ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता हासिल की, वही चीज इनके लिए भी कही जा सकती है कि इन्होंने अपने दम पर सत्ता हासिल की। हालांकि सत्ता तो उद्धव ठाकरे ने भी हासिल की, लेकिन वो जोड़ तोड़ की गणित और महागठबंधन वाली बात है। और अखिलेश ने जब हासिल की थी तब, और अभी भी मुलायम सिंह यादव जी सक्रिय हैं, अभी स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा सा कम सक्रिय हैं। तेजस्वी के मामले में भी अभी वही बात हो रही है कि कितना उभर के आते हैं, लेकिन स्टालिन ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, सत्ता हासिल कर ली और उन्होंने स्टैब्लिश किया। तमिलनाडु के पॉलिटिकल निहितार्थ क्या है? राजदीप, आई विल स्टार्ट विद यू। देखिए, एक तो है कि आपने कहा कि स्टालिन ने एस्टेब्लिश किया, ये बात अपने आप सही है, लेकिन उनको एक फायदा हुआ। जयललिता के डेथ के बाद जिस तरह से एआईडीएमके में फूट पड़ गई, आज आप अगर डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करते ना, पलानीस्वामी एज पॉपुलर एज स्टालिन, इफ नॉट मोर। लोकप्रियता में स्टालिन को अभी भी लोग देखते वंशवादी नेता है, और ये जमीन से उठा हुआ। आपने जो पहली बात कही वो सही है, नेशनल पार्टीज कमजोर हुए हैं। मैं तो एक कहता हूं, अगर पलानीस्वामी खुद लड़ते ना विदाउट बीजेपी, उनको थोड़ा फायदा होता, क्योंकि ही वाज सीन एज ए रीजनल लीडर। जो स्टालिन क्या कर पाए, उन्होंने ये चुनाव करवाया चेन्नई वर्सेस दिल्ली, तमिल आइडेंटिटी वर्सेस नेशनल आइडेंटिटी, इसका उनको फायदा हुआ। कांग्रेस को कम सीटें दी, जो गलती उन्होंने 5 साल पहले की थी वो गलती दोबारा नहीं की कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी। और मुझे लगता है जो उभर कर आएंगे अगले कुछ सालों में तमिलनाडु में, वो छोटे छोटे दल हैं। एक एनटीके करके दल है, हम कमल हसन पर जोर देते हैं, मिलता है उनको 3%, एनटीके को 8% मिला। रेडिकल तमिल पार्टी, देखिए तमिल आइडेंटिटी इज वेरी पावरफुल। नेशनल पार्टीज क्यों उभर कर नहीं आते हैं? क्योंकि वो उस तमिल आइडेंटिटी को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, जो डीएमके और एआईडीएमके कैप्चर कर पाता। देखिए, तमिलनाडु और केरल को ना आप अलग से देखिए, दीज आर 2 डिफरेंट स्टेट्स, दे आर वॉकिंग टू देयर ओन बीट। बाकी देश दूसरी तरफ जा रहा है, तमिलनाडु अपनी तरफ जा रहा है। एंड आई थिंक गवर्नेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एआईडीएमके हो या डीएमके हो, गवर्नेंस पैटर्न विल रिमेन द सेम। स्टालिन को फायदा हुआ क्योंकि एआईडीएमके में फूट हुआ, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि पलनीस्वामी इज अ लीडर टू वॉच फॉर द फ्यूचर, इज अ फ्यूचर लीडर ऑफ तमिलनाडु। एक चीज और बहुत दिलचस्प है राजदीप, की हम लोग बंगाल में देख रहे हैं कि जो भी डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स है, वो दूसरी पॉलिटिकल फोर्स को सरवाइव ही नहीं होने दे रही है, एक हेल्दी कंपटीशन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ रही है, मार तोड़ के बराबर कर दे रहे हैं, जिसको हम लोग पार्टी सिस्टम बोल रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में लगातार डीएमके और एआईडीएमके दोनों का कार्डर थ्राइव हो रहा है। उनको ये डर नहीं होता कि हमारी सत्ता चली गई तो हमको गांव गांव में जूता मारा जाएगा, वो डर नहीं होता है, वो दोनों मैनेज कर लेते हैं। देखिए, जब करुणानिधि और जयललिता थी, एक जमाना था जब एक दूसरे को वो जेल में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो कार्डर था वो 30-35% का जो कार्डर है वो बिल्कुल मजबूत है। अब जयललिता जब थी वो तो लार्जर देन लाइफ लीडर मिली, उनको महिलाओं का वोट ज्यादा मिलता था, ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं मानता हूं जो 2 पार्टी स्टेबल द्रविड़ पार्टी सिस्टम है, वो इस समय मुझे नहीं लगता डिस्टर्ब होगा। लेकिन स्मॉलर पार्टीज केटरिंग टू कोई जात से जुड़ा हुआ या रीजन से जुड़ा हुआ या तमिल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ, वो पार्टियां धीरे धीरे उभर कर आएंगी, लेकिन समय लगेगा। ये 2 अलायंस सिस्टम कहिए या 2 द्रविड़ पार्टी सिस्टम कहिए, ये बहुत ही मजबूत है, इसको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते। राहुल, एक चीज आप इस पे आपका कमेंट चाहूंगा। एक हम लोग जैसे साउथ की पॉलिटिक्स की बात होती थी, तो एक केरल का अगर हम उदाहरण छोड़ दें और थोड़ा बहुत कर्नाटक का, तो ये कहा जाता था कि साहब अलग ही पॉलिटिक्स है, मैटनी आइडल्स को वो लोग आइडलाइज करते हैं, एनटी रामाराव आए, ये आए, वो आए, चिरंजीवी ने अपनी पार्टी शुरू की, ये सब बातें होती हैं। लेकिन अगर हम आंध्र की पॉलिटिक्स देखें पिछले 1 डिकेड में, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स देखें, विजयकांत आए, उसके बाद कमल हासन आए, रजनीकांत आते आते रह गए, तो ये भी एक चीज स्टैब्लिश हो रही कि अब वो जमाना नहीं है कि एक मैटनी स्टार आएगा एंड स्वीप द इलेक्शन। मतलब वो एक हिस्ट्री में दफन हो गई बात। राहुल,
हाँ जी, तो उसके उसके मतलब ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च पजल है, इसका मेरे पास डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट हो सकता है इसका कारण ये है वो कि जो ये सारे स्टार्स कब आ रहे थे 1960-70 के आसपास, और उस समय कांग्रेस एक डोमिनेंट नेशनल पार्टी होती थी जिसकी एक दिल्ली वाली इमेज होती थी। ये जो स्टार्स होते थे, इन्होंने उस जो रीजनल एस्पिरेशंस था, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी, इन स्टार्स के पास स्टेट वाइड सबसे ज्यादा अपील होती रही होगी, तो चाहे वो एनटीआर ने यहाँ पे आंध्रा में, या करुणानिधि और इन सब ने तमिलनाडु में, एमजीआर, करुणानिधि जी। तो ये एक स्टेट वाइड इनकी अपील हो सकती थी। उस फर्स्ट अपील को जो उन्होंने सिनेमा के थ्रू बनाई है, उसका इस्तेमाल करते हुए वो पॉलिटिक्स में चैलेंजर की तरह आते थे। अब क्या हुआ है कि पिछले 30-40 सालों में वहां पे पार्टी कंपटीशन स्टेबल हो गया है। स्टेबल जब कंपटीशन हो जाता है और वहां पे एटलीस्ट 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि उस रीजनल आइडेंटिटी के बारे में ऑलरेडी बात करते हैं, तो जो अब स्टार्स आएंगे पॉलिटिक्स में, वो रीजनल आइडेंटिटी का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुकी है। अब वो क्या करेंगे, वो एक सेक्शनल इस्तेमाल करेंगे। तो जब चिरंजीवी आते हैं तो चिरंजीवी तब आंध्रा प्राइड की बात नहीं करेंगे, तब वो कापू का रिप्रेजेंटेशन कैसा है आंध्रा की पॉलिटिक्स में, उसके बारे में बात करेंगे। जब कमल हासन आएंगे तो वो कुछ और, मतलब तमिल वर्सेस कुछ लेकर आएंगे। हाँ, तो इसलिए और ये जो कल्चर है, ये सारे के सारे रीजनल स्टेट्स में प्रेजेंट है। कुछ डिग्रीज कम है, तो जैसे आपको गुजरात या महाराष्ट्र में कम मिलेगा, पर आपको अगर बंगाल भी देखें, बंगाल में ढेर सारे एक्टर्स ने लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ा और वो जीते भी। तो एक मेरे ख्याल से, लेकिन राहुल, जो बंगाल में चुनाव जीते हैं वो अभी भी बस एक वो स्टार फैक्टर है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कई एक्ट्रेसेस को या एक्टर्स को पे करके, एक दिन वो टीएमसी का प्रचार कर रहे हैं, दूसरे दिन बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। जी राजदीप। नहीं, सौरभ, राहुल एक बहुत बढ़िया बात राहुल ने कही है, लेकिन देखिए ये जो स्टार्स बंगाल में है, ये ममता के नाम पर जीतते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का क्या हुआ? देखिए, ममता बनर्जी इज द स्टार देयर, not the actors and actresses. This is an election. आपको वन लाइन चाहिए ब्रांडिंग में, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। लोकल करके जोर से कहिए, जोर से कहो मैं बंगाली हूं, जोर से कहो मैं तमिलियन हूं। ममता ने भी वही राजनीति की ना, गुजरात से आएंगे, बंगाल को आप गुजरात बनाना चाहते हैं, स्टालिन भी वही राजनीति करता है। बीजेपी वांट्स टू हिंदुआइज तमिलनाडु। राजदीप को एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मतलब एंड यू बोथ हैव इंटरव्यूड प्रशांत किशोर, सो यू कैन थ्रो अ लाइट ऑन दिस, पर ये प्रशांत किशोर की एक इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है। वो जहां भी जिस पार्टी के साथ काम करते हैं वहां पे लोकल, तो स्टालिन के साथ भी वो काम कर रहे थे, ममता के भी साथ काम कर रहे थे। इनफैक्ट जब वो यूपी में भी कैंपेन कर रहे थे तो यूपी के लड़के करके उन्होंने कैंपेन बनाया था। हाँ, मतलब रीजनल आइडेंटिटी हमेशा उनके कैंपेन स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। उन्होंने बिहार में भी यही करा था। बिहार में है ना राहुल बाबू की उनको ये पता है। मैं आपको बताऊं, जब 2004 में मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आया तो हमारे एक सीनियर थे, बड़े भाई की तरह, और पत्रकारिता में भी उन्हीं की प्रेरणा से आया। स्वदेश सिंह पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर आपको कभी भी लेफ्ट के इंटेलेक्चुअल्स के साथ एंगेज करना है तो एक चीज का ख्याल रखना होगा। मैंने पूछा क्या? बोले लेफ्ट के इंटेलेक्चुअल्स ना अपने टर्म कॉइन करते हैं, अपनी जमीन तैयार करते हैं, देन दे इनवाइट यू टू कम एंड डिबेट। तो आप उनके टर्म्स, उनकी थ्योरीज को ही निगेट करने में लगे रहते हैं और आप उनके जार्गन में फंस जाते हैं। प्रशांत किशोर को यह पता है कि अगर वो नेशनल नरेटिव, नेशनल पिच, या जो बीजेपी, क्योंकि निकले वो भी वहीं से हैं, शुरुआती नर्सरी तो उनकी भी वही रही। तो उनको ये पता है कि उन मुद्दों पे खेलेंगे तो नहीं, तो वो तो बोला कि अब ती आओ हमारे मोहल्ले में आके दिखाओ, हमारे पार्क की पिच पे हरा के दिखाओ तब माने। तो वो हमेशा वो होता है कि बेटा अपने मोहल्ले में तो तुम भी शेर हो, हम भी, लेकिन ये हमारा मोहल्ला है, मतलब सारा वो हो जाता है कि हम उनको जानते हैं। नहीं, बट देयर इज अनदर रीजन। आप ये जानिए, हमने इस पर कांग्रेस बीजेपी दोनों बड़े नेशनल पार्टी, ये जो रीजनल एस्पिरेशंस की आप और निखिल और राहुल और आशीष बार बार बात करें, उनको अच्छा नहीं लगता है, बियॉन्ड द पॉइंट। क्योंकि आप एक तरफ से कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी, बीजेपी बात करता है हिंदुत्व, नेशनलिज्म, जो भी हो, नेशनलिज्म की बात करते हैं। कांग्रेस भी जब द्रविड़ मूवमेंट उभर कर आई थी 60s में, उसके खिलाफ थी।
ये रीजनल एस्पिरेशंस की जब बात करते हैं, ये सब बात करते हैं फेडरलिज्म की दिल्ली में आकर, लेकिन वाकई वो फेडरल नहीं है। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज, क्योंकि मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं तो मुझे लगा वो ज्यादा स्पेस देंगे, पर वो नहीं हो रहा है। कल ही आपने देखा हमेशा गर्वीलो गुजरात, मेरा गुजरात वो रहता था, लेकिन अब दिल्ली में देखिए कल क्या हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दिया कि मेरी भी बात सुनिए। जब बड़ा नेता हाई कमांड बन जाता है कांग्रेस बीजेपी, उनको ये रीजनल एस्पिरेशन पसंद नहीं आते। सो एक्चुअली दैट इज द चैलेंज फॉर देम, हाउ डू यू अकोमोडेट देम। ये अकोमोडेट आप कैसे करोगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए, समय की कमी, हमारे पास 5 मिनट है। कोई ये नाराजगी ना जताए कि पुदुचेरी की पॉलिटिक्स पे डिस्कशन नहीं किया। हम सबकी लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन पुदुचेरी के नतीजों का भी वही निहितार्थ है कि एक स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर, रंगास्वामी वो लीडर थे, उनके साथ अलग अलग कंपोनेंट्स जुड़े और उन्होंने कांग्रेस को ध्वस्त किया। बाकी कांग्रेस के ध्वस्त होने की जो अखिल भारतीय कहानी है और बीजेपी के लिए क्या सबक है, वो असम जीते, बंगाल में जितना सोच रहे थे उतना नहीं कर पाए, बट यस दे बिकेम अ एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल फोर्स 2019 और 2021 में। केरल में अभी उनके लिए दिल्ली दूर है, और तमिलनाडु में वो 4 सीटें जीत गए, लेकिन जैसा कहा गया कि उनकी वजह से ही पलानीस्वामी कमजोर हो गए, और पुदुचेरी में वो रूलिंग रिजीम का हिस्सा है। उस पर हम बात कर लेते हैं। जी राजदीप। दो पुदुचेरी पे छोटी बात है। एक, कांग्रेस या डीएमके कांग्रेस अलायंस तमिलनाडु में बड़ी जीत पाता है, वही अलायंस पुडुचेरी में बगल में हार जाता है। आप देखिए राजनीति और वोटर, क्योंकि वो नारायण स्वामी के नेतृत्व में लड़ता है, डिस्क्रेडिट हो चुका है। अरे आप कहां लड़े, कांग्रेस की हाल देखिए। नारायण स्वामी को आप कहते हैं भाजपा ने गिराया, लेकिन आप उनको टिकट नहीं देते हैं। आप समझिए, यानी एक तरह से आपने एक मान लिया, जो कई लोग कह रहे थे बार बार कि नारायण स्वामी जो है वो लोकप्रिय नहीं है, कमजोर नेता है, आपने उनको टिकट नहीं दी। लेकिन दूसरी बहुत बड़ी बात ये जो है कि पुडुचेरी में भी रंगस्वामी जो थे वाज रिप्रेजेंटिंग पुडुचेरी इंटरेस्ट। उन्होंने एक तरह से कहा ये कांग्रेस जो है दिल्ली से काम करती है, ये दिल्ली वाली कांग्रेस है। तो एक तरह से पुडुचेरी में भी रीजनल इंटरेस्ट ट्रम्प्ड सो कॉल्ड नेशनल पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, लास्ट सवाल आप और एक लास्ट उससे नहीं, बीजेपी जो है, ये जो छोटे छोटे राज्य जो है, गोवा हो, पुडुचेरी हो, मणिपुर हो या अरुणाचल, वहां कांग्रेस या वहां की रीजनल पार्टी को या तो जोड़ देते हैं या कांग्रेस को तोड़ देते हैं, और अपनी सरकारें बना रहे हैं ऐसी जगहों में जहां 10 साल पहले लगा भी नहीं था कि बीजेपी सरकार बना पाएगी। किरण बेदी बहुत खुश है। आप जानिए, जिस समय पुडुचेरी के चुनाव आ रहे थे, हम बड़े बड़े राज्यों पर टीवी पर बात कर रहे थे, मुझे उनका व्हाट्सएप आया, व्हाट अबाउट पुडुचेरी, ऑल मिनिस्टर्स आर लूजिंग। वो खुश थी, उनकी जीत एक तरह से उनको लगा। चलिए, राजदीप जी आप प्राइमरली टीवी के पत्रकार हैं, इसलिए आपसे बेहतर समय की सीमा को कौन समझता होगा। मैं एक आखिरी सवाल पे आप सबका जवाब चाहता हूं, और निखिल आपकी भी टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि यू आर द यंगेस्ट इन द ब्लॉक, कि ये जो कुछ 5 राज्यों में हुआ, अभी यूपी में होना है, जिसपे हम आगे चर्चा भी करेंगे, बीजेपी, कांग्रेस और बाकियों के लिए क्या राजनीतिक सबक हैं इन चुनावी नतीजों के। निखिल। मैं चाह रहा था कि मतलब मैं पूछने ही वाला था कि क्या कैन आई गो फर्स्ट, क्योंकि फिर मुझे इंटरवीन करने के लिए मेरे पास कहने के लिए चीजें बचती ही नहीं है। बहुत बहुत बेसिक चीजें। पहली चीज, आप इस इलेक्शन में देखते हैं कि अगर आपके पास एक क्रेडिबल फेस नहीं है आपके कैंपेन फेस से, जिसको आपने पहले एस्टैब्लिश किया है, जिसके पीछे आपका पूरा संगठन खड़ा है, आप उसके बिना जाएंगे, आप सफर करेंगे। ये आपको तमाम इलेक्शंस में दिखेगा। दूसरा आप ये देख लेंगे, ये मैं वेस्ट बंगाल और असम के अपने अनुभव पे कह रहा हूँ कि अगर आपने हितग्राही बनाए हैं, अगर आप टारगेटेड बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने स्टेट में, और उनकी डिलीवरी आप एक फेयर डिलीवरी आप इंश्योर कर दीजिए। 100% कवर तो कैसे करेंगे, वो हिंदुस्तान में संभव नहीं है। वो आपको इलेक्टोरली फायदा पहुंचाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोल रैंक। चाहे आप किसी भी तरह से चुनाव कोई भी पार्टी स्विंग करके लेकर के आए, लेकिन वो हितग्राही याद रखता है, चाहे वो 500 रुपए की पेंशन हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो किसी एक आपके बच्चे की यूनिफॉर्म भी हो सकती है, लोग कैरी करते हैं। तीसरा, जो ये आखिरी है, अगर आपको किसी एक एस्टैब्लिश पॉलिटिकल फोर्स को चैलेंज करना है, या आप किसी ऐसी फोर्स को काउंटर कर रहे हैं जो बाहर से आके आपको डिसलॉज करना चाहता है, जैसे बीजेपी जाके वेस्ट बंगाल में करना चाह रही थी, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत काम देगा, जो आपको शो करना पड़ेगा। यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था जो असम में कांग्रेस को
बुरी तरह से हिट करता है। आप ये देखिए कि एआईयूडीएफ को बचा लिया कांग्रेस ने, वो पार्टी वाइप आउट होती अगर एआईयूडीएफ अपने कैंडिडेट्स उतार करके लड़ लेता, चाहे वो कछार हो चाहे वो आपका लोअर असम हो। वो कांग्रेस के साथ में गए इसलिए सरवाइव कर पाए, लेकिन कांग्रेस खुद ये कॉन्फिडेंस में नहीं ला, अपने में नहीं ला पाई। वो बिहार और वो बिहार वाले उस कॉन्डम से निकल ही नहीं पाए कि हम दूसरों के वोट खाते हैं, हमारी इस तरह की इमेज है। तो वो जो जिसको कहते हैं ना कि देखी जाएगी, उस मोड में अगर आप इलेक्शंस नहीं लड़ते हैं या नहीं लड़ सकते हैं तो आपके लिए नतीजे उस तरह के नहीं आते हैं। ये तीन चीजें मेरी सीमित समझ में ये सबक है पॉलिटिक्स के लिए इसमें से। जी राहुल जी, मेरे हिसाब और बीजेपी कांग्रेस एंड ओवरऑल जी कांग्रेस के लिए हम चर्चा कर चुके हैं। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का समय है, उन्होंने हर जगह पे खराब परफॉर्मेंस करा है। कई सालों से ये बात चल रही है, मतलब वही बात है ना कि अब सही बात है। मैंने इसीलिए अपने आर्टिकल में लिखा था कि यट अगेन, क्योंकि अब हम लोग भी थक चुके हैं ये कहते कहते कि कांग्रेस को के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। मतलब और मुझे ये भी पता है कि कांग्रेस ऐसा ऑप्शन चुनेगी जो कि सबसे खराब होगा पार्टी के लिए, सबसे खराब होगा देश के लिए, और सबसे खराब होगा गांधी फैमिली के लिए भी। ऐसा नहीं कि गांधी फैमिली के लिए रणदीप सुरजेवाला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बता ही चुके हैं कि 99.99% लोग चाहते हैं तो राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने। बेसिकली मतलब उस पे सही बात है, हम लोग भी जो कहते हैं कुछ नया कहने के लिए नहीं है कांग्रेस के बारे में। बीजेपी के लिए अगर आप देखें तो उसके लिए साउथ इंडिया अभी भी दूर है, डिफिकल्ट है, पर ईस्ट में उसने अपनी पकड़ बना ली है। वो जरूर थोड़ा निराश होंगे और उन्हें चुभेगी ये बात कि वो बंगाल में 100 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए या सरकार नहीं बना पाए। पर ये बात कि असम में सारी मुश्किलों के बाद वो दोबारा आए हैं, और बंगाल जो उनके लिए एक इमोशनल प्रोजेक्ट था, अब वो वहां पे प्रिंसिपल ऑपोजिशन बन चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी मूव है। तीसरा, इन सब बातों का नेशनल पिक्चर पे क्या असर पड़ता है? जो मेरा अपना मानना है, और मैं गलत हो सकता हूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेशनल पिक्चर पे, क्योंकि नेशनल पिक्चर अब डिसाइड होगी कि कोविड के क्राइसिस हो रहा है। अगर 2-4 महीनों में जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये अपने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जिसे कहते हैं ना सबसे बड़ा मोमेंट ऑफ रेकनिंग है, और ये शेप करेगा कि आगे की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी या कैसे होगी। मोदी जी या फिर भाजपा या फिर इन सबके पास भी मौका है, और ये ऐसा ही मौका ममता जी के पास है, स्टालिन के पास है, कि वो अपने लिए एक अलग राह तैयार कर सके। तो ये अगले 2 से 4 महीने बहुत ही क्रिटिकल होंगे। आशीष, लास्ट कमेंट क्विकली। बस 3 चीजें। एक तो जो बात हो रही है पॉलिटिक्स को लेके, तो देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स बहुत इमर्ज किया, रीजनलिज्म या रीजनल पॉलिटिक्स पे हावी रही। लेट 80s और पोस्ट 90s में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और अभी के डेट में एक चाहे कुछ भी कहिए रिलीजन बेस्ड जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो हावी है। आप कोई जीते कोई हारे वो अलग बात है, लेकिन रिलीजन का जो एक हिंदू और मुसलमान के प्रति जो थोड़ी सी टिश है वो बरकरार है, और वहीं पे बीजेपी को थोड़ा सा एज मिलता हुआ है। दूसरी बात, जब नेशनल उसी में एक चीज और जो रूके रीजनल पे, आप मोटा मोटी देखिए पोस्ट 90s में कहीं ना कहीं मोर और लेस लीडर के नाम पे चुनाव लड़े गए हैं, चाहे स्टेट के लेवल पे और अभी नेशनल लेवल पे भी। तो ऑफकोर्स मैं राहुल जी की इस बात से सहमत हूँ, नेशनल इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस के अपने 2 वेरिएशन होंगे। दूसरी चीजें, तीसरी चीजें जो बीजेपी और कांग्रेस को लेके है, बीजेपी की बात हो ही गई नेशनल वर्सेज स्टेट्स की, कांग्रेस की बात में बस एक चीज जोड़ना हूं, कांग्रेस अभी उसी पॉलिटिक्स में फंस गई जिस पॉलिटिक्स की शुरुआत उसने मिड 80s में शुरुआत की थी। जो जब उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लीडर गए थे, मतलब जो स्ट्रांग लीडर नहीं बचे थे खासकर 90s में, तो वो अपना वोट बचाने के लिए एससी, मुस्लिम, एसटीज का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना तैयार की थी। और चूंकि वो नेशनल लेवल की पार्टी थी तो इसलिए वो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको स्टेट में और नेशनल लेवल पे हार्म करती। आज उसी बाउंड्रीज के चक्कर में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है, और वो जो उनकी परिस्थिति और बुरी हो गई है कि एससी, एसटी और जो मुस्लिम्स के जो वोट बेस बना के उन्होंने एक कल्टीवेट किया था 25 से 33% का, उसमें एक एससी वोटों का बीजेपी ने बड़े हिंदू वोट तो जाहिर रहते, एससी वोट में भी बीजेपी ने एक आकर्षण खींच लिया, तो वहां से वो डैमेज है। अब कांग्रेस के लिए एक और सिर्फ एक उपाय बचता है, 2 उपाय।
एक तो ये कि कोई नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए, जो कि इतना आसान नहीं है। दूसरी ये कि आप अपने पार्टी को मोदी के वर्सेस में राहुल गांधी को या किसी एक लीडर को आप मत खड़ा कीजिए। आप रीजनल लीडर जो भी दूसरे पार्टीज के हैं या जैसे भी जो लाइक माइंडेड की बात करते हैं, आप उनको अपने अपने रीजन में मजबूती प्रदान कीजिए। और जहां पे आप बचे हुए हैं, जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी है, वहां पे एक नया एक स्पेयर क्रिएट करके आप खुद को थोड़ा सा अपने प्रदर्शन में थोड़ा इजाफा करवाइए। क्यों चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं होने वाला है, चाहे वो 2024 का कम से कम जो चुनाव है उसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होगा कांग्रेस के परिवर्तन बस, लेकिन जो थोड़ा इजाफा करेंगे और जो एक कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे, तभी जाके उनकी कुछ स्थिति सुधरेगी। मोटा थैंक यू आशीष, आप थोड़ा सा समय की कमी है जी। राजदीप फटाफट मैं एक एक लाइन बोलूंगा। एक तो वोकल फॉर लोकल, कि लोकल लीडर्स की स्टेट इलेक्शन में आपको लोकल लीडर, लोकल इश्यूज, लोकल कल्चर पकड़ना ही पड़ेगा। तो एक नंबर 2, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। एक साइज आप पर, एक फॉर्मूला पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जय श्री राम, मोदी जी, राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व पर जो आपने 2019 में बंगाल में कुछ हद तक बहुत प्रगति की, 18 सीटें मिली, वो फॉर्मूला एक विधानसभा चुनाव में नहीं चल पाए, क्योंकि वहां स्थिति बिल्कुल अलग होती है। तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये तो तय हो गया है। नंबर 3, और ये सबसे बड़ी बात इन अ वे है कि 2024 पे मुझे राहुल वर्मा से सहमत हूं कि इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक्स फैक्टर हमारी राजनीति में आ गया है दोस्तों, और वो है कोविड मैनेजमेंट। कोविड मैनेजमेंट को लेके जो लोगों में गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो जिस तरह से एक तरह से लोगों में एक उम्मीद थी, वो उम्मीद कम हो रही है। जानिए, अच्छे दिन की बात अब आप नहीं कर सकते। अब आप इनकम्बेंट हैं और आपको अच्छे दिन, जब लोगों को हर घर में कहीं ना कहीं मातम छाया हुआ है, आप नहीं कह सकते अच्छे दिन की बात। अरे कितना करे मोदी जी, 70 साल का सब समेट रहे हैं, ये ऐसा उनके समर्थक तर्क देते हैं। की बात कितना करें, आप कह सकते नहीं, आप कह सकते हैं, और इसमें बात बिल्कुल जायज है कि कांग्रेस जब सरकार में थी उन्होंने स्वास्थ्य के लिए क्या किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। भाई साहब, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ के समर्थकों की जो दलीलें हैं। जी जी, मेरा ये बस इतना ही कहना है कि हाँ, इन चुनावों का 2024 पर इस समय कहना कि मोदी जी कमजोर हुए, ये वो कहना बिल्कुल गलत होगा, या ममता वर्सेस मोदी। लेकिन मोदी जी के सामने अब चुनौती है, मोदी जी के सामने चुनौती है कोविड मैनेजमेंट। मोदी जी के सबसे बड़े एलाई कौन है, दोस्त कौन है? कांग्रेस। जब तक कांग्रेस इसी तरह से कमजोर रहेगी, दुविधा में रहेगी, डिसऑर्गेनाइज रहेगी, आप किस तरह से चले? कांग्रेस को अभी भी क्या लगता है मालूम है, आशीष की बात लेकर, कि अब तो मोदी जी फंस गए कोविड में, अब तो धीरे धीरे लोग हमारी तरफ आएंगे। सवाल यह है कि आपको अपनी भी एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनानी पड़ेगी। केवल एंटी मोदीइज्म पर, जो इतने सालों पर आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, नहीं चल पाएगा। आपको एक नई राजनीति देनी पड़ेगी। देखिए, ममता जी ने एक तरह से अपनी पकड़ बनाई, स्टैलिन ने अपनी, पिनराई विजयन ने अपनी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक तरह से अपनी, और वहां आपने बात नहीं की। अभी भी हाई कमांड कल्चर चल रहा है असम में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सवाल यह है, और यह बड़ी बात है, कि 2024 में क्या अगर कोविड मैनेजमेंट, आप एक एक लाइन बोलने वाले थे। नहीं, ये लास्ट एक एक लाइन तो वन साइज फिट्स ऑल, बट दिस इज द क्रिटिकल क्वेश्चन which I think you, Nikhil, others will, all journalists will have to answer in next 2 years. क्या वाकई हमारी राजनीति इतनी बदलती है कि स्वास्थ्य जैसे इश्यू पर आप चुनाव लड़ सकते हैं बगैर मंदिर मस्जिद? जी जी, थैंक यू सो मच राहुल जी और आशीष जी, आप जुड़े, और माफ करिएगा हम आपको बहुत समय नहीं दे पाए, पर मुझे लगता है कि डिजिटल के लिए 1 घंटा भी पर्याप्त है। बहुत ज्यादा समय है। थैंक यू सो मच। बेचारे राहुल को तो हम 2 मिनट लेकर निकाल देते हैं। अरे सर, ये आपके टीवी का यही चक्कर है कि आप पॉलिसी वाले लोगों को 2 मिनट देते हैं, और नेताओं को जो ऊट पटांग बातें करते हैं पार्टी प्रवक्ता आधे टाइम, उनको आप लोग माइक दिए रहते हैं। अभी मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा राजदीप जी। अरे और आप तो ये कह रहे हैं कि देखते हैं, टीवी नहीं देखते आप जी, और आप ये जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भविष्य में क्या करेंगे, वो तो हम देखेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस कोविड क्राइसिस को सही समय से डील नहीं किया है, और इसको इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अगर ये जो सारी चीजें वो आज कर रहे हैं, 2 महीने पहले करने लगते, क्लियर डेटा था, क्लियर शार्प स्पाइक था, लेकिन अभी भी
मैनेज करने में चीजें चल रही हैं, पीआर पे जोर है, और आप जैसा हेमंत सोरेन के ट्वीट का आपने जिक्र किया, उस पर हम राजदीप जी आगे बात करेंगे। और मोदी जी और अमित शाह दोनों जोड़ी नंबर 1, एक को बंगाल की हार और एक को कोविड की समस्या लेकर जोड़ी नंबर 1 कमजोर। राहुल वर्मा, आशीष रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निखिल, आप अगले सेगमेंट में अपनी बात जोड़ लीजिएगा। एक सिंगल लाइन का डिसेंट नोट मैं एक्नॉलेज कराना चाहता हूँ, क्योंकि हम अभी यही बात चल रही थी। अगर अभी 21 है, 22, 23, 24 में इलेक्शन होने वाला है, अगर आप थर्ड वेव या उस तरह का दोबारा कोई माहौल बनता हुआ नहीं देखते हैं, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी would be held accountable for what has happened in this nation. नहीं, ये इसमें एक तो पहली चीज मुझे ये बड़ी खुशी है, आपको लगता है कि इससे सीधा असर होने वाला है। राजदीप, आई कम टू यू। निखिल, मुझे बड़ी खुशी है कि दिस इज नॉट इलेक्शन कमीशन, जहां पर किन्हीं अशोक लवासा को अपना डिसेंट नोट तक दर्ज करने की इजाजत नहीं होती है। उन्होंने साफ 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा था, ही वाज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कि ये जो नरेंद्र मोदी के वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट पे आप लोग फैसला दे रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और उसके बाद अशोक लवासा और उनकी फैमिली को किस तरह से टारगेट किया गया, हम सबको पता है, किस तरीके से रेड पड़ी और किस तरीके से उन्होंने अपना कार्यकाल बीच में छोड़ा। सो आई एम हैप्पी निखिल कि इस इकोसिस्टम में आप अपना डिसेंट नोट दर्ज करवा पा रहे हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि ये बहुत कुछ अभी भी इस पर निर्भर करता है कि आप कोविड कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि यूपी में चुनाव है, और अगर यूपी आप कायम नहीं रख पाए तो फिर रास्ता बहुत मुश्किल है। राहुल और आशीष, फाइनली गुड बाय, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले विषय की तरफ।